राज्यसभा की 3 और लोकसभा के 5 यानी उत्तराखंड के 8 सांसद बीजेपी से हैं। यो सांसद आधे से ज्यादा ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जरा कुर्सी से हट जाएं तो झट बैठने को तैयार हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं, होनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब उत्तराखंड के सरोकारों का मसला आता है तब बिहार की रहने वाली और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा पहुंचे रंजीत रंजन हिमालय और पहाड़ को लेकर जो कंसर्न जाहिर करती हैं, जो चिंता जाहिर करती हैं, वो इन तमाम 8 के 8 सांसदों के लिए किसी सबक से कम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, दरजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आपने वो बयान भी बखूबी देखा होगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जब रंजीत रंजन जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है, वैसे वो बिहार से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं 2014 में। और पप्पू यादव जो सांसद है निर्दलीय, उनकी पत्नी है रंजीत रंजन, और उन्होंने जिस अंदाज में हिमालय, केदारनाथ का जो मसला उठाया है, भूस्खलन का मसला उठाया है, जिस तरह से इको सेंसिटिव जोन में सड़क निर्माण का मसला उठाया है, उसने कम से कम उत्तराखंड के लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया है। ये अलग बात है कि अगर पूरे सेशन को देखेंगे, संसद के सत्र को देखेंगे, तो उत्तराखंड के किसी भी सांसद ने, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इस तरह से गंभीरता के साथ हिमालय में क्या चल रहा है विकास के नाम पर अपनी कंसर्न, अपनी चिंता जाहिर नहीं की। जाहिर बात है ये राजनीतिक तौर पर लक्ष्मण रेखा न लांघने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर क्या सभी सांसद, राज्यसभा के तीनों सांसद भी बीजेपी के हैं और लोकसभा के 5 सांसद भी बीजेपी के हैं। इस लिहाज से रंजीत रंजन का जो वक्तव्य है, जो राज्यसभा में उन्होंने नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा, वो बहुत तेजी से उत्तराखंड में वायरल हो रहा है। इसी के बाद हमने देखना चाहा कि पूरे सेशन में जब ये नई सरकार बनी है, सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ है, तब से लेकर जब तक मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, तब तक उत्तराखंड के 8 सांसदों ने किस अंदाज में उत्तराखंड के पहाड़ के, हिमालय के कंसर्न को रखा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भी अब हैं, उनके जो भी पोस्ट होते हैं ट्विटर पे, अगर आप एक्स पे जाके देखेंगे, उसको रीपोस्ट करने में, रीट्वीट करने में बहुत तेजी दिखाते हैं। लेकिन जब पहाड़ के कंसर्न की बात आई तो संसद में इक्के दुक्के सांसदों ने ही अपना मुंह खोला है, चाहे फिर शून्यकाल के जरिए, चाहे प्रश्नकाल के जरिए, या लोक महत्व के मुद्दे उठाने के जरिए। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, अगर आप सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करेंगे, हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका पूरा जो एक्स पर जाकर के, ट्विटर पर जाकर जब उनका पूरा जब चेक करेंगे आप, तो उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट के इस सेशन में नहीं उठाया। यह अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, कुछ और 1-2 नेताओं से मिले हैं। तो ये बताता है कि इस सेशन में जो उनका पहला ही सत्र था, वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। कम से कम उनके एक्स पर आप जाकर के देखते हैं तो वहां यही तस्वीर दिखाई देती है। अनिल बलूनी ने जरूर एक मुद्दा उठाया पूरे सत्र के दौरान, और रेलवे का उत्तराखंड में किस तरह से विकास हो रहा है इस मुद्दे पर वो जरूर बोले। लेकिन उसके अलावा किस तरह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है, किस तरह से बाढ़ आपदा के हालात हैं, वनाग्नि का संकट किस तरह का रहा, उस पर अनिल बलूनी कुछ भी नहीं बोल पाए। अजय भट्ट और महेंद्र भट्ट ने जरूर, दोनों ने वनाग्नि के मसले को उठाया है, और उसको एक तरह से अजय भट्ट ने कहा है कि हमें और संसाधन मिलने चाहिए वनाग्नि को लेकर के, तो महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इसको आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। उसके अलावा अजय भट्ट ने जो चर्चा हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें भी शिरकत की, उसमें भी वो 10-12 मिनट तक बोलते हैं और विपक्ष को निशाने पर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसमें एक प्रभावी भाषण दिया, लेकिन उत्तराखंड के कंसर्न को लेकर के बहुत ज्यादा बात अजय भट्ट भी नहीं रख पाए, जबकि वो पिछली बार केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे थे। 2 महत्वपूर्ण विभाग, पर्यटन और रक्षा जैसे विभाग थे, लेकिन उनका योगदान सिर्फ इतना भर रहा है। जहां तक अजय टम्टा की आप बात करेंगे, आप कल्पना करिए, एक तरफ रंजीत रंजन का वो बयान है, पहले एक बार आप वो बयान सुनिए और उसके बाद हम अजय टम्टा पर आते हैं। विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी,
फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण चार धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रिस्क अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं, जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको चार धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो चार धाम परियोजना है, जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है, जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है, जहां से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहां पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहां पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए, आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शियलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। आपने सुना किस अंदाज में हिमालय में, उत्तराखंड में, पहाड़ में किस तरह की चिंता है। वो चिंता छत्तीसगढ़ से राज्यसभा से चुनकर आई रंजीत रंजन सामने रखती है, लेकिन जब आप उनके बरक्स जब उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बने अजय टम्टा की बात करेंगे तो आप जानते हैं राजस्थान के सांसद उनसे सवाल पूछते हैं, भजन लाल जाटव उनसे एनएच के जो मानकों के बारे में पूछते हैं, वो किस तरह कभी महाराष्ट्र कभी राजस्थान और कुछ कुछ वो बोलना शुरू करते हैं, वो किलोमीटर बताना शुरू करते हैं। उसके बाद ओम बिरला जो स्पीकर है वो एक तरह से एक अंदाज में उनको डपटते हुए बीच में ही बिठा देते हैं। किस तरह की छिछालेदर उनकी हुई थी। ये उत्तराखंड के इकलौते मंत्री है मोदी कैबिनेट में, किस तरह इसका नजारा वो दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अजय टम्टा सवालों पे भले उलझते रहे, लेकिन उत्तराखंड के कंसर्न को लेकर के बहुत ज्यादा कोई बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है। इसी तरह के हाल दूसरे सांसदों के हैं और सबसे बुरी स्थिति तो रानी राज्यलक्ष्मी शाह की, टिहरी से सांसद हैं। आप जानते हैं टिहरी संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से आपदाई, घनसाली में, बूढ़ा केदार में वो अस्वस्थ हो जाती हैं। अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर के वो तस्वीरें जरूर वो जारी कर देती हैं। और जब तमाम जो नेता सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं सांसद, वहां वो भी दिखाई देती हैं, लेकिन उत्तराखंड के कंसर्न को लेकर के संसद में इस सत्र में वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस अंदाज में हम एक के बाद एक सांसद चुनकर भेजते हैं, अगर आप डॉक्टर कल्पना सैनी की बात करेंगे, वो हरिद्वार जिले से आती है, राज्यसभा की सांसद है, एक आध मुद्दे पर बोली है, कृषि बजट में कृषि वाले पार्ट पर उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है। हरिद्वार में बाढ़ के दौरान तटबंध वगैरह बनाने को लेकर के उन्होंने बोला, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कोई सवाल रख देना, कोई डिमांड रख देना। लेकिन जिस तरह जो उत्तराखंड के सरोकार नरेश बंसल ने एम्स के विस्तारीकरण की, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टरों के स्टाफ को बढ़ाने जैसी बात की है, उन्होंने आपातकाल को सिलेबस में शामिल करने की भी बात की स्कूल कॉलेजों में। लेकिन जो उत्तराखंड का जो असल कंसर्न है, पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरह के हालात हम पर्वतीय क्षेत्र में झेल रहे हैं, कभी केदारनाथ क्षेत्र में भूस्खलन होता है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, नदियां जिस तरह से उफान पर आती हैं, कभी हम टिहरी क्षेत्र में देखते हैं, कभी दूसरे क्षेत्र में,
इन कंसर्न्स को जाहिर करने को लेकर के उत्तराखंड के 8 सांसद फिसड्डी साबित होते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से आने वाली बिहार की रंजीत रंजन है, वो बेहद प्रभावी तरीके से संसद में इस कंसर्न को उठाती है। वो इसमें हिमाचल, वायनाड तक तमाम जो हिमालयी राज्य है, पूरे क्षेत्र जो जो हो रहा है उसमें इस तरह की जो एक भूगर्भीय चुनौतियां सामने आ रही है, जो या जो विकास के नाम पर जो हिमालय को चुनौती दी जा रही है, उन सब कंसर्न्स को जाहिर करती है। ये अलग बात है कि जिस अंदाज में फिर गडकरी भी जब केंद्रीय मंत्री जब जवाब देते हैं तो वो मानते हैं कि इको सेंसिटिव भगीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर के जो उनके कंसर्न है, क्योंकि चाइना बॉर्डर है उधर, उस लिहाज से हमें कुछ सामरिक लिहाज से तैयारियां करनी है, लेकिन वो बहुत सारी बातें मानते भी हैं कि कुछ चीजें जो रंजीत रंजन ने रखी हैं उन पर वो संज्ञान लेंगे। तो क्या बेहतर ना होगा हमारे सांसद भी, ठीक है पार्टी लाइन है, पार्टी की लक्ष्मण रेखा है, बावजूद उसके अगर हमारे सांसद भी 8 सांसद भी अगर मजबूती से कुछ मुद्दों को रखेंगे, जो हमने कई बार उत्तराखंड विधानसभा में देखा है, जब सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक वो टेढ़े टेढ़े सवाल पूछ लेते हैं, हर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से लेकर धन सिंह रावत जैसे बहुत सारे मंत्रियों के पास उनके जवाब नहीं देते। हमने सुरेंद्र सिंह जीना के बारे में देखा, वो सल्ट के विधायक थे, और जिस अंदाज में वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछ करके, क्या हमारे एक भी सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में उत्तराखंड के जो कंसर्न है, हिमालय की जो चिंताएं हैं, पहाड़ की जो चिंताएं हैं, उनकी बात नहीं कर सकते हैं? या फिर इस तरह की उम्मीद हमें रंजीत रंजन या दूसरे सांसदों से करनी पड़ेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।